गुड मॉर्निंग। आज का जो विषय है वो जलवायु लेक्चर में अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज का विषय है भारत के जलवायु प्रदेश। भारत को कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। अलग अलग विद्वानों ने भारत की जलवायु को अलग अलग प्रकार के नाम दिए हैं, जिनमें मुख्य हैं भारत की जलवायु मानसून प्रकार की है तथा मौसम के तत्वों के मेल से अनेक क्षेत्रीय विभिन्नताएं प्रदर्शित होती हैं। यानी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार के मौसम पाए जाते हैं, लेकिन मुख्यतः इसको जो नाम जो दिया सामान्य नाम या औसत नाम मानसून प्रकार की जलवायु मानी जाती है। यही विभिन्नताएं जलवायु के उप प्रकारों में देखी जा सकती हैं, यानी जलवायु के अलग अलग प्रकार पाए जाते हैं। इस आधार पर जलवायु प्रदेश पहचाने जा सकते हैं, यानी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार के मौसम प्रतिदिन होते हैं। भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की जलवायु है। एक जलवायु प्रदेश में जलवायु दशा की समरूपता होती है, यानी जलवायु प्रदेश क्या होगा, जिस क्षेत्र में एक जलवायु प्रदेश में जलवायु दशाओं की समरूपता होती है, यानी मौसम के जो विभिन्न घटक हैं उनसे संबंधित समानता पाई जाती है किसी विशेष क्षेत्र में, तो उसे जलवायु प्रदेश कहा जाता है। जो जलवायु के कारकों के संयुक्त प्रभाव से उत्पन्न होते हैं, जो जलवायु के यानी मौसम के घटक हैं, तापमान, वर्षा जलवायु के दो महत्वपूर्ण तत्व हैं, जिन्हें जलवायु वर्गीकरण की सभी पत्तियों में निर्णायक माना जाता है। यानी जलवायु वर्गीकरण का जो मुख्य तत्व है वो तापमान और वर्षा है। तथापि जलवायु का वर्गीकरण एक जटिल प्रक्रिया है, यानी जलवायु का वर्गीकरण जो करना है वह एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से अलग करना बहुत ही दुष्कर या कठिन कार्य है। जलवायु के वर्गीकरण की अनेक पत्तियां हैं। कोपेन की पत्ती पर आधारित भारत की जलवायु के प्रमुख प्रकारों का वर्णन अगर लिखित है, यानी कोपेन जो विद्वान है उसके द्वारा जो भारत की जलवायु है उसका वर्गीकरण निम्नलिखित है। कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण आधार तापमान तथा वर्षण के मासिक मानों को रखा है, यानी माह के आधार पर किसी विशेष महीने में जो तापमान और वर्षा है उसके मान को उन्होंने जलवायु वर्गीकरण का भारत में आधार माना है। उन्होंने जलवायु के 5 प्रकार माने हैं। भारत में जो है मुख्यतः 5 प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जिनके नाम हैं। नंबर 1 उष्ण कटिबंधीय जलवायु, यानी गर्म क्षेत्र है। यहाँ सारा साल मासिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है, तो उष्ण कटिबंध में की जो विशेषता है वो 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान है। शुष्क जलवायु, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, शुष्क यानी सूखी, जहाँ तापमान की तुलना में वर्षण बहुत कम होता है। तो जहाँ पर क्या विशेषता दिखाई गई है, देखिए यहाँ पर तापमान में वर्षण बहुत कम होता है और इसलिए शुष्क है। शुष्कता कम होने पर यह अर्ध शुष्क मरुस्थल एस, यानी मरुस्थल को एस के द्वारा दिखाया गया है। शुष्कता अधिक है तो यह मरुस्थल डब्लू, बिल्कुल वेट, बिल्कुल सूखा होता है। तो यहाँ पर देखिए मरुस्थल को 2 वर्डों के दिखाया गया, दोनों कैपिटल लेटर हैं। तो अर्ध शुष्क है तो एस और पूर्णतः शुष्क है तो डब्लू। तो यहाँ पर ये आपने अल्फ़ाबेट भी याद करने हैं। अभी थोड़ी देर में आप देखेंगे आगे कि अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग इनके नाम दिए गए हैं। और नंबर 3 है गर्म जलवायु। अभी तक तो उष्ण, शुष्क, नंबर 3 गर्म जलवायु, जहाँ सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और -3 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। आगे है नंबर 4 हिम जलवायु। यहाँ सबसे गर्म महीने का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक और सबसे ठंडे महीने का तापमान -3 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है, तो हिम जलवायु मानी जाती है। बर्फीली जलवायु, यहाँ सबसे गर्म महीने का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है, यानी तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जा पाता है। कोपेन ने जलवायु प्रकारों को व्यक्त करने के लिए वर्ण संकेतों यानी अल्फ़ाबेट्स का उपयोग किया है। जैसा कि ऊपर बताया गया, वर्षा तथा तापमान के वितरण प्रतिरूप में मौसम भिन्नता के आधार पर प्रत्येक प्रकार को उप प्रकारों में बांटा गया है। कोपेन ने अंग्रेजी के बड़े अक्षरों, बड़े वर्णों एस को अर्ध मरुस्थल के लिए, डब्ल्यू को मरुस्थल के लिए प्रयोग किया है। अभी आपने दूसरे प्रकार में देखा था ये। इसी प्रकार उप विभागों को व्यक्त करने के लिए अंग्रेजी के निम्नलिखित छोटे वर्णों का उपयोग किया गया है, यानी बड़ों के साथ साथ छोटे अल्फ़ाबेट्स का, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स का भी उपयोग किया गया है। वो किसके लिए उपयोग किया गया वो आपको याद करना होगा। जैसे एफ पर्याप्त वर्षण, यानी पर्याप्त मात्रा में वर्षा। छोटा एम शुष्क मानसून होते हुए भी वर्षावन। डब्ल्यू छोटा शुष्क शीत ऋतु। छोटा एच शुष्क और गर्म। सी 4 महीनों से कम अवधि में औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक। और छोटा जी गंगा का मैदान।
इस प्रकार भारत को 8 जलवायु प्रदेशों में बांटा जा सकता है। अभी देखिए भारत की जलवायु को कोपेन ने कितने प्रदेशों में बांट दिया, 8 में। नीचे सारणी 4.1 चित्र 4.13 में आप इन वर्णों को वर्गीकरण को पढ़ सकते हैं। तो पहले यही देखिए, आप देखिए ये कोपेन के द्वारा भारत की जलवायु का वर्गीकरण है। अलग अलग भारत के क्षेत्रों को अलग अलग प्रकार की जलवायु में बांटा गया है। ये आप मानचित्र के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। इसको कम से कम 3 से 4 मिनट का समय उससे देंगे। तो आइए अब वापस वहीं पे चलते हैं। भारत में जलवायु का वर्गीकरण, मानसून और भारत का आर्थिक जीवन। तो मानसून और भारतीय जलवायु का भारतीय जनजीवन पर क्या प्रभाव है, ये देखिए। मानसून वह धुरी है जिस पर समस्त भारत का जीवन चक्र घूमता है, क्योंकि भारत की 64% जनता भरण पोषण के लिए खेती पर निर्भर करती है। तो मानसून जो है भारत में कृषि का आधार है। जो पानी है वो मानसून से होने वाली वर्षा से ही मिलता है, जो मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून पर आधारित है। यानी जो ज़्यादातर वर्षा भारत में होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होती है। नंबर 2, हिमालय प्रदेशों के अतिरिक्त शेष भारत में वर्ष भर यथेष्ट गर्मी रहती है, जिससे सारा साल खेती की जा सकती है। यानी गर्म मौसम भी रहता है, जिससे कृषि के लिए उपयुक्त जलवायु मिल पाती है। नंबर 3, मानसून जलवायु की क्षेत्रीय विभिन्नता नाना प्रकार की फसलों को उगाने में सहायक है। यानी मानसून की विविधता जो है अलग अलग प्रकार की फसलों को उगाने के लिए सहायक मानी जाती है। वर्षा की परिवर्तनीयता देश के कुछ भागों में सूखा अथवा बाढ़ का कारण बनती है। ये नकारात्मक पॉइंट भी है। भारत में कृषि की समृद्धि वर्षा के सही समय पर आने तथा उसके पर्याप्त वितरित होने पर निर्भर करती है। यदि वर्षा नहीं होती है तो कृषि पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहाँ सिंचाई के साधन विकसित नहीं है। तो ये मानसून अगर लेट होता है या नहीं होता है तो उसका नकारात्मक प्रभाव भी है। मानसून का अचानक प्रकोप देश के व्यापक क्षेत्रों में मृदा अपरदन की समस्या उत्पन्न कर देता है। यानी अचानक से अगर मानसून के कारण अत्यधिक भारी वर्षा होती है तो मृदा अपरदन को जन्म देता है, जिसके कारण जो है उत्पादन में कमी होती है। उत्तर भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों द्वारा होने वाली शीतकालीन वर्षा रबी की फसलों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होती है। तो ये वर्षा का सकारात्मक है। और यहाँ पे 8वां जो पॉइंट है, भारत की जलवायु की क्षेत्रीय विभिन्नता भोजन, वस्त्र और आवश्यक विविधता में उजागर होती है। यानी भारत की वेशभूषाएँ और खान पान जो है इसको विविधता को दर्शाता है। ये तालिका 4.1 है, जिसमें कोपेन के द्वारा जलवायु वर्गीकरण को अल्फ़ाबेट्स और किन किन क्षेत्रों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है ये दर्शाया गया है। ये आप AMW, ये 1 नंबर का क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। AMW का किस प्रकार की जलवायु है? यह लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून प्रकार है, जो गोवा के दक्षिण में भारत का पश्चिमी तट पर पाया जाता है। तो आपने ये इस तरह से पढ़ना है कि AS जो है जलवायु है वो शुष्क ऋतु वाला मानसून प्रकार है, जो तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर पाया जाता है। तो ई जो प्रकार की जलवायु है ध्रुवीय प्रकार की जलवायु है, जो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पाई जाती है। तो इस तरह से आपने कौन से अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग कौन सी जलवायु को दर्शाया गया है ये आपने याद करनी है। अब आइए देखते हैं विश्व के जो प्रमुख समस्या है आज के दिन, भूमंडलीय तापन, जो विश्व भूवैज्ञानिकों तथा भूगोलविदों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किए हुए हैं। आप जानते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। भूतकाल में जलवायु में भी भूमंडलीय तथा स्थानीय स्तर पर परिवर्तन हुए हैं। जलवायु में परिवर्तन आज भी हो रहे हैं, किंतु ये परिवर्तन अगोचर हैं। अनेक भूवैज्ञानिक साक्ष्य बताते हैं कि एक समय पृथ्वी के विशाल भाग बर्फ से ढके थे। यानी पृथ्वी का जो धरातल है वो कभी बर्फ की राशि से ज़्यादा ढका हुआ था, जो ठंडा शीत युग भी जिसे हम कह सकते हैं। आपने भूमंडलीय तापमान पर वाद विवाद सुना अथवा पढ़ा होगा। प्राकृतिक कारकों के अतिरिक्त भूमंडलीय तापन के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण तथा वायुमंडल में प्रदूषणकारी गैसों की वृद्धि जैसी मानवीय क्रियाएं भी महत्वपूर्ण उत्तरदायी कारक हैं। यानी भूमंडलीय जो तापमान का वृद्धि है उसके लिए कारक कौन से हैं? औद्योगिकरण बड़े पैमाने पर और वायुमंडल में प्रदूषणकारी गैसों का वृद्धि है। भूमंडलीय तापमान की चर्चा करते समय आपने हरित ग्रह प्रभाव के बारे में भी सुना होगा।
ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेबल है कि हरित गृह प्रभाव क्या होता है। विश्व के तापमान में काफ़ी वृद्धि हो रही है। मानवीय क्रियाओं द्वारा उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो कार्य है, ये जो गैस है उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड, ये हरित गृह प्रभाव के लिए मुख्य गैस है, प्रभाव के लिए, जो पृथ्वी के तापमान के लिए, यानी पृथ्वी की जो तापमान में वृद्धि हो रही है उसके लिए जिम्मेदार है। जीवाश्म ईंधनों के जलने से वायुमंडल में इस गैस की मात्रा क्रमशः बढ़ रही है। यानी कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कहाँ से आ रही है? जीवाश्म ईंधनों के जलने से। कुछ अन्य गैसें जैसे मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन और नाइट्रस ऑक्साइड वायुमंडल में अल्प मात्रा में विद्यमान है। इन्हें तथा कार्बन डाइऑक्साइड को हरित गृह गैस कहते हैं, जो हरित गृह प्रभाव के लिए जिम्मेदार हैं, जो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि के लिए जिम्मेदार हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में अन्य 4 गैसें दीर्घ तरंगी विकिरण का ज़्यादा अच्छी तरह से अवशोषण करती हैं, इसलिए हरित गृह प्रभाव को बढ़ाने में उनका अधिक योगदान है। तो ये किस प्रकार से अपना योगदान देती हैं? इन तरंगी विकिरणों को अवशोषण कर लेती हैं और तापमान बढ़ा देती हैं का वायुमंडल का, जिससे पृथ्वी का ताप भी बढ़ता है। इन्हीं के प्रभाव से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। तो धीरे धीरे जो पृथ्वी का तापमान में वृद्धि हो रही है। विगत 150 वर्षों में पृथ्वी की सतह का औसत वार्षिक तापमान बढ़ा है। ऐसा अनुमान है कि सन 2100 में भूमंडलीय तापमान में लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाएगी। जो 21वीं शताब्दी है उसमें 2 डिग्री सेल्सियस तक तापमान वृद्धि की अनुमान है। तापमान की इस वृद्धि से कई अन्य परिवर्तन भी होंगे। यानी तापमान में परिवर्तन के क्या प्रभाव हमारे ऊपर पड़ने वाले हैं। इनमें से एक है गर्मी के कारण हिमानियों और बर्फ़ के पिघलने से समुद्र तल का ऊंचा होना। जो सबसे हानिकारक प्रभाव है वो है समुद्री बर्फ़ पिघलने से और हिमानियाँ पिघलने से समुद्र का जो स्तर है वो बढ़ जाएगा। अंततः 48 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना ऊंचा हो जाएगा? 48 सेंटीमीटर। इसके कारण प्राकृतिक बाढ़ों की संख्या बढ़ जाएगी। जलवायु परिवर्तन से मलेरिया जैसी कीटजन्य बीमारियां बढ़ जाएंगी, तो बीमारियां भी आएंगी समुद्र का स्तर बढ़ने से। साथ ही वर्तमान जलवायु सीमाएं भी बदल जाएंगी, जिसके कारण कुछ भाग कुछ जल शक्ति और अधिक शुष्क हो जाएंगे। यानी कहीं पर ज़्यादा बाढ़ आएंगे और कहीं पर ज़्यादा सूखा होगा। कृषि के प्रतिस्वरूप बदल जाएंगे, यानी कृषि का प्रकार भी प्रभावित होगा और वो बदल जाएगा, क्योंकि जलवायु के अनुसार ही कृषि होती है। जनसंख्या और पारितंत्र में भी परिवर्तन होंगे। जरा सोचिए कि आज का समुद्र तल 50 सेंटीमीटर हो जाए तो भारत के तटवर्ती क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जो जलमग्न हो जाएंगे। तो आज लेसन नंबर 4 आपके क्वेश्चन जलवायु परिवर्तन के जो प्रभाव हैं ये आपने लिखने हैं, क्या क्या प्रभाव हमारे ऊपर हो सकते हैं। तो ये आपने लेसन को पढ़ना है और बार बार वीडियोज़ को देख के लेसन को समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।